नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं जिगर आपके साथ और नजर करते हैं स्पीड न्यूज पर। महाराष्ट्र की राजनीति की अलग शैली है। यहाँ सियासी घमासान, तानाकशी, छिंटाकशी, तंज का अपना एक स्थान है। अब सीएम एकनाथ शिंदे के सांसद पुत्र श्रीकांत शिंदे के सीएम की कुर्सी पर विराजित होने की तस्वीर वायरल हुई है। सियासी विवाद का एक नया दौर शुरू हो चुका है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को ताना मारा कि अब तो शिंदे के पुत्र भी सीएम की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। हमारी उनसे पूरी सहानुभूति है। श्रीकांत शिंदे के सीएम कुर्सी पर बैठने की तस्वीर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने प्रवक्ता रविकांत वारपे ने वायरल की। इसमें सांसद शिंदे ने अपने पिता की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं और उनकी पृष्ठभूमि में शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लगी है और उसके नीचे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार। इसे लेकर वारपे ने श्रीकांत को महाराष्ट्र का सुपर सीएम बताते हुए पूछा कि यह कैसा राजधर्म है। वायरल तस्वीर में सीएम की कुर्सी पर श्रीकांत बैठे हैं और उनके सामने कुछ लोग खड़े होकर उनसे चर्चा करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में जब यह फोटो वायरल हुआ तो शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उसे ट्वीट करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम फडणवीस ने सीएम की कुर्सी का मजाक बना रखा है। चतुर्वेदी ने जब आदित्य ठाकरे के मामले देख रहे थे तो उन्होंने समस्या हो रही थी, जबकि वे महाराष्ट्र के मंत्री थे। लेकिन अब एकनाथ शिंदे के पुत्र न तो विधायक है और न ही मंत्री। फडणवीस के साथ मेरी सहानुभूति है और जिन्होंने सत्ता की भूख की खातिर अपने और अपने से जूनियर के लिए कुर्सी को मजाक बनाकर रख दिया है। सीएम की कुर्सी पर बैठने के फोटो को लेकर सियासत गरमाई गई तो सांसद श्रीकांत शिंदे ने सफाई दी कि उन्होंने कहा था कि यह फोटो न तो सीएम की सरकारी कुर्सी का है और न ही उनके सरकारी निवास की कुर्सी का है। वायरल तस्वीर ठाणे में स्थित निजी निवास स्थान कार्यालय की है। वे सीएम की अधिकृत कुर्सी पर बैठे नहीं थे। उन्होंने कहा कि सीएम अपने इस निवास के वर्चुअल मीटिंग भी करते हैं, इसलिए सीएम पद का बोर्ड कुर्सी के पीछे लगाया था। मेरे पिता 18 से 20 घंटे काम करते हैं। अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह एक जगह बैठे नहीं रहते। वो हमेशा दौरे करते रहते हैं और कार्यालय सह निवास का उपयोग और मेरे पिता सीएम एकनाथ शिंदे दोनों करते हैं। लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निदान भी करते हैं। उत्तराखंड के रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस को अंकिता का शव मिल गया है। पुलिस को अंकिता की बॉडी चिल्ला पावर हाउस के पास मिली है। पोती गढ़वाल जिले में यमकेश्वर विधानसभा इलाके में एक प्राइवेट रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी 19 साल की। अंकिता बीते 18-19 दिसंबर से गायब थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने जिला पावर हाउस के पास शक्ति नगर में से तलाशी अभियान चला रही थी। उत्तराखंड के रिजॉर्ट को रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस को अंकिता का शव मिल चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज भारत ने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों का करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत मिशन के प्रथम सचिव मिजिटो विनिटो ने कहा कि यह खेदजनक है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस सभा में भारत पर झूठे आरोप लगाए हैं। अपने देश में चल रहे कुकर्मों को छिपाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस मंच का खुले रूप से दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि देश जो दावा करता है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है, वह कभी भी सीमा पर आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करेगा और न ही मुंबई आतंकवादी हमले के योजनाकारों को आश्रय देता। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस मंच से कहा था कि मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि भारत इस संदेश को समझे कि दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। युद्ध कोई समाधान नहीं है, केवल शांतिपूर्ण संवाद ही कश्मीर के मुद्दों को हल कर सकता है ताकि आने वाले समय में दुनिया और अधिक शांतिपूर्ण हो जाए। भारतीय राजनीतिक मिजिटो विनिटो ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से पहले खुद की काली करतूतों के बारे में बताना चाहिए। विटो ने जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर पर दावा करने के बजाय इस्लामाबाद
सीमा पार आतंकवाद को रोकना चाहिए। यूनिटों ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार जारी है। अल्पसंख्यक समुदाय की हजारों युवा महिलाओं को अपहरण किया जा रहा है। तो हम इस मानसिकता के बारे में क्या निष्कर्ष निकालें? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई परिवारों की लड़कियों का जबरन अपहरण और फिर शादी उनके बाद धर्मांतरण किया जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी सहयोगियों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अब ईडी ने विशेष अदालत में बताया कि साहिबगंज और झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के पत्थरों के अवैध खनन का पता चल चुका है। अब अवैध खनन पर पूरी तरह से सीएम सोरेन की करीबी सहयोगी और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नियंत्रण है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि मिश्रा ने लगभग सभी खानों में क्रमश की स्थापना की थी और खानों में उनका हिस्सा तय था। यहां तक कि खानों में परिवहन भी उनके नियंत्रण में थे। अवैध खनन मामला में ईडी के अपने चार्जशीट में 3 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें पंकज मिश्रा, बच्चा यादव और प्रेम प्रकाश मुख्य है। आरोपों के तीनों ने अवैध खनन के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा राजनीतिक दबदबे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र साहिबगंज की जिले में अवैध खनन को अंजाम दे रहा था। चर्चित खनन घोटाले में रांची स्थित स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में लगभग 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में हेमंत सोरेन ने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, कारोबारी बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश मुख्य आरोपी है। चार्जशीट में साहिबगंज इलाके में लगी मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन में लगभग 1000 करोड़ के घोटाले के सबूत दिए हैं। राजधानी में बीते 3 दिनों में हो रही बारिश की वजह से वायु गुणवत्ता बेहतर है। हालांकि विशेषज्ञों का दावा है कि बारिश का दौरा थमने के बाद हवा की सेहत बिगड़नी शुरू हो चुकी है। अक्टूबर से प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो चुका है। इस बार ग्रेप में कई बिंदुओं को शामिल कर प्रदूषण नियंत्रण के नए उपायों को शामिल किया गया। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियम तैयार कर लिए गया। हालांकि इस बारे में कुछ नए बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके तहत नए उपायों को शामिल किया जा रहा है और जिसमें प्रदूषण नियंत्रण हो सके। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेप का नियम 1 अक्टूबर से लागू किया गया है। नियम लागू होने के साथ ही सड़कों पर उड़ने वाली धूल को नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही में खुले कूड़ा जलाना या मलबा डालने पर रोक लग सकती है। सड़कों से उठने वाली धूल को रोकने के लिए स्वीपिंग मशीनों को लगाया जा सकता है। आपातकालीन अस्पताल को छोड़कर डीजल जनरेटर पर रोक जैसे नियम अपनाए जा सकते हैं। प्रदूषण की मात्रा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच जाने पर होटल व ढाबों में कोयले व लकड़ी के उपयोग पर रोक लग सकती है। कारोबारी में हुई लाखों की टूट में नेपाल के गिरोह का नाम सामने आया है। सूत्रों की माने तो घटना को अंजाम देने वाला एक नौकर कृष्णा को 2 हफ्ते पहले ही नौकरी पर रखा गया था। इसमें बिजनेसमैन की मां को दूध दलिया में नींद की गोली मिलाकर दी गई थी। फिर 2 साथियों के साथ लूट को अंजाम दिया गया। जांच में सामने आया है कि नौकर के वेरिफिकेशन के लिए महिला कांस्टेबल 3 बार परिवार के पास पहुंची थी, लेकिन हर बार टाल दिया गया था। घटना अजमेर के कचहरी रोड की पुलिस की बताया कि बिजनेसमैन अनिल जिंदल के यहां बुधवार शाम को हुई लूट के मामले की जांच में नए खुलासे हुए। आखिरी बार तीनों आरोपियों को टेम्पो में सवार होकर रीजनल कॉलेज की नई चौपाटी के पास देखा गया। गुरुवार को पीड़ित परिवार से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही में वारदात के बाद आरोपी नौकर का भाई भी फरार हो चुका है। पुलिस तलाशी कर रही है। सूत्रों के अनुसार जिंदल परिवार ने कुछ दिनों पहले ही आरोपी कृष्णा एक परिचित के कहने पर नौकर रखा था। जिंदल परिवार के लोगों ने इसके बारे में कोटलावी पुलिस को बताया था और सूचना भी दी थी कि थाने में महिला कांस्टेबल 3 बार गई थी, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए आईडी प्रूफ और अन्य कागजात लेते गई थी, लेकिन हर बार जिंदल परिवार को बाद में आना कहकर टाल दिया गया था।
ईरान में 22 साल की एक लड़की की मौत के खिलाफ सरकार के खिलाफ एक हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। 13 सितंबर को हिजाब के न पहनने की वजह से महासा अमीनी ने मोरलूड पुलिस के हिरासत में लिया गया था। 3 बार उसका शव परिवार को मिला है। 15 से ज्यादा शहरों में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। लोग मारे जा चुके हैं और सरकार सिर्फ 17 से मारे जाने की दावा कर रहा है। ईरान में इस तरह के प्रदर्शन और हिंसा लंबे वक्त तक चल रही है। हर शहर में महिलाएं मोरल पुलिसिंग और हिजाब कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। 2 साल तक शांत रही महिलाएं अब सरकार के लिए मुश्किल का बहुत बड़ा सबब बन चुकी है। न तो वो हिजाब पहनने के लिए तैयार है और न ही बाल ढकने के तैयार है और न ही ढीले ड्रेस को पहनने का फरमान मानने को तैयार है। यह दरअसल आम ईरानी नागरिक का पाबंदियों को और उनकी आजादी छीनने के खिलाफ आंदोलन है। एटमी प्रोग्राम के चलते ईरान पर पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं। इकोनॉमी तबाह हो चुकी है और ऐसे में हिंसक आंदोलन सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। करप्शन और इकोनॉमिक्स मिसमैनेजमेंट के में आग में घी होने का काम कर रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में 2019 में इसी तरह के प्रदर्शन हुए थे। तब भी आम नागरिकों पर फायरिंग हुई थी, जबरदस्त जुल्म हुए थे और इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अब फिर वही तस्वीर सामने आई है। सवाल यह है कि सब इतने बड़े लेवल पर कैसे हो रहा है। महासा अमीनी को लोग जीने के नाम से भी जानते हैं। पिछले हफ्ते जो कुर्दिस्तान में अपने घर में काम की तलाश में तेहरान आई थी और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था, उसकी सजा उन्हें मौत के तौर पर मिल चुकी है। वैसे तो हिजाब कानून 1981 की इस्लामिक क्रांति के बाद बना था और इसका तब से ही विरोध होता रहा। कई बार विरोध में हिंसक आंदोलन भी हुए। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद न होने पर गुस्साए किसान कुरुक्षेत्र के शाहबाद में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 पर पहुंचे थे और हाईवे को जाम कर दिया था। करीब 7 घंटे तक जाम रहा था और प्रशासन के उनके कल और आज के 2 दिन में 6 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन धान की सरकारी खरीदी को लेकर कोई भी हल नहीं निकल सका। वहां भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। गुरनाम सिंह चडुली ने प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक धान की सरकारी खरीदारी शुरू नहीं होती है तब तक किसान हाईवे को नहीं खोलेंगे। चडुली ने कहा कि अगर आज धान की खरीदारी शुरू नहीं हुई तो पूरे हरियाणा की सड़कों को जाम किया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और वही चडुली ने सभी किसानों को अपील के तौर पर अन्य किसानों को भी यह संदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर रास्ते पर आने के लिए तैयार हो जाए। हरियाणा की मंडियों में धान की आवक जोर पकड़ चुकी है, लेकिन अभी तक सरकारी खरीदारी शुरू नहीं हुई। किसानों को इसमें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। 2 दिन पहले शाहबाद किसान रेस्ट हाउस में पहुंचे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडुली की अध्यक्षता में मीटिंग किया था और सरकार अगर शाम तक धान की खरीदी शुरू नहीं करती तो वो शाहबाद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर देंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को दशहरा रैली करने की परमिशन दे दी। कोर्ट ने तैयारी के लिए 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी मैदान उद्धव गुट वाली शिवसेना को देने का आदेश जारी किया गया। कोर्ट ने कहा कि आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी याचिकाकर्ता की होगी। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए आयोजक जिम्मेदार रहेंगे। शिंदे गुट ने भी शिवाजी पार्क में दशहरा रैली मनाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी है। शिंदे गुट के पास बीकेसी मैदान पर दशहरा रैली करने की इजाजत पहले से है। उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे एससी ने कहा कि बीएमसी ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर निर्णय लेने में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में हर साल होने वाली दशहरा रैली को लेकर उद्धव गुट के लोगों ने बीएमसी से अनुमति मांगी थी। बीएमसी की ओर से जवाब नहीं मिला था। इस पर उद्धव गुट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने
शिवसेना गुट को मुंबई के कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति पहले से मिली हुई है। शिवसेना हर साल दशहरा रैली का आयोजन करती है, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे गुट को अलग होने की वजह से अब दोनों गुट यह रैली करना चाहते हैं। उद्धव की लीडरशिप में बनी महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल थी। शिवसेना का विवाद 20 जून से शुरू हुआ था और जब शिंदे नेतृत्व में 20 विधायक सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुंचे थे। इसके बाद शिंदे गुट ने शिवसेना के 55 में से 40 विधायक के साथ होने का दावा किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था और बाद में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने और सरकार गिरने के बाद उद्धव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। राजस्थान में फिर से सक्रिय हुए मानसून के कारण जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो रही है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कई जिलों में सुबह से ही घने बादल छाए हुए थे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। मौसम केंद्र ने 13 जिलों में अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश के कारण आज सवाई माधोपुर में एक मकान डल चुका था। हादसे में 3 लोग घायल हो चुके हैं। बदले में मौसम के कारण तैयार खरीफ की फसल के नुकसान होने की आशंका बढ़ चुकी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आए सिस्टम से राजस्थान में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जयपुर शहर में तड़के घने बादल छाने के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। 7 बजे कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई थी। सड़कों पर पानी भर गया था। सागनेर, टोंक रोड, मालवीय नगर, मानसरोवर, सिगरी, अजमेर रोड में सुबह से ही हल्की बारिश हो चुकी थी। इनके अलावा ग्रामीण हिस्सों में भी कई जगह तेज बारिश हुई। 2 से लेकर 3 इंच तक बरसात हुई। बारिश के कारण जयपुर के तापमान में गिरावट आ चुकी है। कल दिन का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम था। इससे लोगों को रात में हल्की ठंडक का एहसास हुआ था। मध्य प्रदेश एटीएस ने इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 नेताओं को एनआईए कोर्ट में भोपाल में पेश किया था। चारों आरोपियों को कोर्ट ने 30 सितंबर तक एटीएस को रिमांड सौंप दिया है। एटीएस ने रिमांड के लिए दलील भी दी थी। आरोपी पूछताछ करनी है और सबूत जुटाने हैं। इसके पास से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, देश विरोधी दस्तावेज बरामद हुए थे। एटीएस के वकील ने कहा कि आरोपियों का मकसद समुदाय विशेष के युवाओं को भड़काकर देश में कट्टरता पैदा करना था। भारत में इस्लामिक शरिया कानून कायम करने के एजेंडे के तहत अभियान में जुटे थे। आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ वकील अतहर अली ने पक्ष रखा था। इसके बाद विशेष न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने चारों आरोपियों को 30 सितंबर तक एटीएस को रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया। एटीएस की माने तो सीक्रेट जगह पर वो ले चुकी है और जरूरत पड़ने पर एनआईए उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली में ले जा सकती है। आरोपियों को कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच लाया गया था। एटीएस आरोपियों को लेकर पहुंची और उन्हें सीधे एनआईए कोर्ट में ले जाया गया था। कागजी कार्रवाई चल रही थी, जबकि अचानक कोर्ट रूम की बिजली चली गई। इसके करीब आधे घंटे तक सुनवाई प्रभावित रही थी। बिजली आने के बाद सुनवाई फिर से शुरू हुई थी। इस दौरान आरोपियों के चेहरे पर नकाब डालकर एटीएस की टीम उन्हें उठा ले गई थी। उसके बाद आसपास भी किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। उनका पक्ष रखने कई वकील पहुंचे थे, लेकिन आरोपी सबको मना कर रहे थे। वह कह रहे थे कि हमने वकील कर लिया है, आपकी जरूरत नहीं है। कारमडेल घोटाले में खिलाफ पीड़ित आदिवासियों के अधिकारियों की रक्षा करने के लिए विधायक पांचलीला मेंढा में नेतृत्व में आदिवासी न्याय पदयात्रा धार में भोपाल तक निकाली जा रही है। उस पदयात्रा शुक्रवार को शाम को इंदौर पहुंची थी। यहाँ राजीव गांधी चौराहा, विजयनगर चौराहे पर पद यात्रा का स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिन्हा यादव ने बताया कि किसानों और आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई।
यह यात्रा संभवतः 2 अक्टूबर को भोपाल पहुंचेगी और गांधी जयंती के मौके पर यात्रा के भोपाल पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल को ज्ञापन सौंपकर उन्हें जन समस्याओं से अवगत किया जाएगा। पदयात्रा का उद्देश्य कारम डैम के भ्रष्टाचार को जनता तक पहुंचाना है, सच्चाई को उजागर करना व पीड़ितों को न्याय दिलाना है। पदयात्रा के माध्यम से आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया जा रहा है। इंदौर में पदयात्रा के पहुंचने पर कई स्थानों पर स्वागत के साथ समर्थन किया गया। यादव ने बताया कि कारम बांध से प्रभावित आदिवासी आज भी जंगलों में रहते हैं, उसे उचित मुआवजा नहीं मिला। शिवराज सरकार से आदिवासियों को नुकसान की भरपाई करने के साथ फसलों का उचित मुआवजा देने और विस्थापित करने की मांग की जा रही है। इंदौर में बेरोजगार युवा पिछले 3 दिनों से सड़क पर बैठे हैं। पिछले कई सालों से सरकारी नौकरी पाने के लिए अलग अलग परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे। अभ्यर्थी मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं। पीएससी शिक्षक और मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी में अभ्यर्थी लग चुके थे, मगर एग्जाम रिजल्ट और भर्ती प्रक्रिया में देरी इनके लिए परेशानी बढ़ती जा रही थी। भर्ती सत्याग्रह को पूर्व सीएम कमलनाथ का भी समर्थन मिल चुका है। साथ ही में कुछ संगठनों ने अपना समर्थन इस भर्ती के सत्याग्रह को दिया था। दरअसल पिछले 3 दिनों से दीनदयाल पार्क, भोलाराम उस्ताद मार्ग चौराहे के पास सर्विस रोड पर बेरोजगार युवाओं का भर्ती सत्याग्रह जारी है। टेंट के नीचे सड़क पर दी गई बिछावर बैठे हुए युवा सरकार ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। भंवरकुआ क्षेत्र के कोचिंग इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी में इन बेरोजगारी की टीम पहुंची और उन्हें पीले चावल देकर सत्याग्रह में शामिल होने का आमंत्रण दे रही थी। वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों स्टूडेंट को आमंत्रण दिया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट और शिक्षकों को समर्थन में भी उन्हें मिल सकते हैं और पढ़ाई करने में, परीक्षा देने में के बाद भी उनकी स्थिति ये है कि आज भी वो सत्याग्रह कर रहे हैं। शुक्रवार रात को अभ्यर्थियों ने सामूहिक रूप से मोमबत्ती जलाकर तमाम मूर्त भर्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहां मौजूद थे। उन्होंने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके पहले अलग अलग तरीकों से अपना विरोध जताते आ रहे थे। गुरुवार को अभ्यर्थियों ने सुंदरकांड का पाठ भी किया था। आज स्पीड न्यूज में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य के साथ आप खबरों को देखते रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।